पिछले साल दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने कहा था 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। और आप पूरे भारत में एक भी मोहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार बना हुआ है। आपको एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार है। बहुत कम परिवार हैं जहां 100% आधार है। बच्चों का आधार तब बनवाया जाता है जब वो हाई स्कूल में आ जाते हैं। जब तक कोई काम नहीं रुकता तब तक आधार बनवाया ही नहीं जाता। तो 20% लोगों के पास आधार आज भी नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो जनसंख्या तुम्हारी 150 करोड़ हो गई। चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है, तो यानी हम चीन से आगे निकल चुके हैं। ये जो 125 करोड़ की जनसंख्या की बात की जाती है, भारतीय जनसंख्या 125 करोड़ नहीं, भारतीय जनसंख्या 150 करोड़ है और हम चीन से आगे निकल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2047 में भारत की जनसंख्या 161 करोड़ होगी। क्या ये सच है? भारत की जनसंख्या 2047 में 161 करोड़ नहीं होगी। 161 करोड़ तो अगले 2-3 साल में हो जाएगी। 2047 में भारत की जनसंख्या 220 करोड़ के आसपास होगी। और वो मैं क्यों बता रहा हूं, 150 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। पर मिनट 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर मिनट 50 यानी 1 घंटे में 3000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी एक दिन में 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी एक साल में लगभग 262 करोड़ 2 करोड़ 62 लाख बच्चे पैदा होंगे। तो अगर 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं तो उस रेशियो में 2047 में तो हम 200 करोड़ क्रॉस कर हो चुके होंगे। 150 करोड़ हम अभी हो चुके हैं। इसलिए यह कहना कि 2047 में 161 करोड़ होंगे या हम अभी चीन से आगे बाद में निकलेंगे, ये गलत है। हम चीन से आगे निकल चुके हैं, 150 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और 2047 में तो 200 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। क्या हमारी मौजूदा प्रजनन दर ठीक है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है और मैं तो कहता हूं जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण भी यही है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सड़क में भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, थाने में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, स्कूल में भीड़ है। कहां भीड़ नहीं है? पुलिस कम पड़ती जा रही है, हॉस्पिटल कम पड़ते जा रहे हैं, गाड़ियां कम पड़ती जा रही हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, फिर भी वहां पे भीड़ बनी हुई है। तो कहने का मतलब कि हम दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन समस्याओं के मूल कारण पे नहीं जा रहे, जो जनसंख्या विस्फोट है। जैसा भी आपने बताया कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण एक नहीं बल्कि कई है। पहली बात तो सरकार की योजनाएं ऐसी हैं। परिवार नियोजन कराने पे 2,000 रुपए मिलता है और बच्चा पैदा करने पे 6,000 रुपए मिलता है। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है। इसके बावजूद इसको प्राइमरी के सिलेबस में नहीं डाला गया जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या दुष्परिणाम है। कभी जनसंख्या विस्फोट पे निबंध लेखन प्रतियोगिता नहीं होती, वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं होती, पूरी खुली चर्चा नहीं होती। पोलियो डे मनाया जा रहा है जबकि पोलियो खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं हर महीने के पहले संडे को कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करिए, पोलियो भी पिलाया जाए, साथ में उनको और भी उनको काउंसलिंग भी की जाए। तो सरकार की योजना ही नहीं है। टीवी पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, रेडियो पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, अखबारों में कोई ऐड नहीं छप रहा है, न इस पे कोई चर्चा हो रही है, न इस पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बात हो रही है, न इस पे विधायक सांसद मंत्री कुछ बोल रहे हैं। सरकारी कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जा रही है। कुछ एक हॉस्पिटल में इस पे चर्चा होती लेकिन बाकी जगह नहीं होती। कुछ राज्यों में नियम बनाया कि भाई जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं प्रधान पार्षद नहीं बन सकते, लेकिन वही व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है। तो सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो बेटे की चाहत, क्या यह भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है? बेटे की चाहत भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है, लेकिन
जब हम दो हमारे दो कानून बनेगा तो अपने आप लोग मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, जैसे दो बच्चा होगा उनको जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये जो बेटे की चाहत से कारण ही बहुत सारी बहन बेटियां बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई हैं। बेटा होगा या बेटी होगी ये महिला पे नहीं पुरुष पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो भुगतना पड़ता है वो महिला को। 6 बेटियां 7 बेटियां बेटे की चाहत में बच्चा पैदा करते जा रहे हैं और बाद में क्या हो रहा है, उनकी ठीक से एजुकेशन नहीं हो पा रही, सारे बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे, वो पूरी जिंदगी इलाज ही करा रहे। किसी के घर में एक बच्चे का हाथ खराब, एक बच्चे की आंख खराब, एक बच्चे का दिमाग खराब। और वैसे भी 10 बाई 10 के एक मकान में 10 लोग रहेंगे तो कहां से अच्छा माहौल बनेगा। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। तो अभी आपने जैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया, तो जनसंख्या नियंत्रण आखिर होगा कैसे? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे। पहला तो चीन की तर्ज पे एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया में कई देशों ने बनाया है, हमें उनकी भी बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चीन का जो कानून है बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव है, कठोर भी है, मजबूत भी है, इफेक्टिव है। दूसरा, सारे मंत्रालयों को इस पे फोकस करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर जगह इस पे इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के बारे में इस पे कार्यक्रम किए जाए, डिबेट हो, निबंध लिखे जाए, इसको सिलेबस में डाला जाए, लगातार इस पे चर्चा होती रहे। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो पोलियो डे मनाता है, उसको पोलियो डे की बजाय हर महीने के पहले संडे को जनसंख्या नियंत्रण दिवस शुरू करना चाहिए। पोलियो भी पिलाइए, मैं पोलियो को मना नहीं कर रहा हूं, पोलियो मत पिलाइए, लेकिन पोलियो के साथ जितनी जनसंख्या नियंत्रण की चीजें उसको भी साधन आप दीजिए, मुफ्त में दीजिए। इसी तरीके से आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो विमेन है, इनके पास आशा बहनें होती हैं, आशा बहनों को भी पूरे देश में इस काम के लिए लगा देना चाहिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उसके सरकारी नौकरी पे कंप्लीट बैन लगाइए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनके चुनाव लड़ने पे, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने पे कंप्लीट बैन लगाइए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको सरकारी स्कीम से अलग करिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों ना उसको मुफ्त का मकान दीजिए, ना मुफ्त का राशन दीजिए, कोई भी चीज, ना मुफ्त की बिजली दीजिए, ना मुफ्त का पानी दीजिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनका आप राशन कार्ड वापस ले लीजिए। जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज जाती हैं वो सारा वापस ले लीजिए, तब जाके कंट्रोल होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं केवल बातों बातों में भाषणबाजी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, तो नहीं होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप जेल में सर्वे कर लीजिए, 80% से ज्यादा अपराधी वो हैं, चोर, लुटेरे, झपटमार, जिनके मां बाप ने जनसंख्या विस्फोट किया। मां बाप जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, बच्चा बम विस्फोट कर रहा है। तो बढ़ते अपराध का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। आपकी बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, अशिक्षा का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करिए तो भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का रूट कॉज जनसंख्या विस्फोट ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक कठोर कानून बने, जो हम दो हमारे दो फॉलो करे, उसको इंसेंटिव दिया जाए। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाए। जो हम दो हमारे दो फॉलो करे उसके बच्चों की फीस में कुछ डिस्काउंट किया जाए, उनको हॉस्पिटल के खर्चे में कुछ डिस्काउंट किया जाए, उनके बिजली के बिल पे कुछ उनको डिस्काउंट दिया जाए, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी है। मैं तो कह रहा हूं जो सब्सिडी देना है वो हम दो हमारे दो को दीजिए, और जो हम दो हमारे दो ना माने उससे सारी सब्सिडी वापस ले लीजिए। यही एक तरीका है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से बीजेपी को लेकर मुफ्त का ज्ञान देती ही रहती हैं। इस ज्ञान के चक्कर में वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए जी का जंजाल बने तालिबान का महिमा मंडन करती ही रहती हैं। लेकिन अब तो उस कांग्रेस की तारीफ करने में लगी हुई हैं जो खुद ही अपनी अंदरूनी कलह को सुलझा नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी
पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती को देश में लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का 70 साल का शासन बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर था। मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर वोट हासिल करने के लिए राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। पीडीपी चीफ ने रविवार को बीजेपी पर अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान पूरे देश के लोगों को कष्ट पहुंचाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हिंदू नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अच्छे काम करके पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो भी बनाया था, इस पार्टी ने सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। महबूबा ने भारतीय जनता पार्टी पर संसाधनों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सभी चीजों के दाम बढ़ा रही है ताकि विधायक को खरीदने और डराने के लिए अपने खजाने की भरपाई कर पाए। पीडीपी की युवा इकाई द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि देश में किसी के तालिबान का नाम लेने भर से उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जा रहा है, जबकि इनको किसान आंदोलन, महंगाई और दूसरे मामलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लद्दाख में घुसपैठ करने वाले चीन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें देश के बारे में बात करने से वोट नहीं मिलता। अगर आप लोगों को डराना चाहते हैं तो तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करें और यहाँ वहाँ कुछ और करें और वोट मांगे। मुफ्ती ने तालिबान की वकालत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान के द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों पर बहस चल रही है, लेकिन कोई भी भारत की महिलाओं के बारे में बात नहीं करता जो बलात्कार और दहेज हत्याओं का सामना कर रही हैं। ये पहला मौका नहीं जब मुफ्ती ने कांग्रेस या फिर तालिबान का गुणगान किया हो। हालांकि अब धारा 370 हटने के बाद से लगातार बीजेपी को निशाने पर मुफ्ती लेते रही हैं। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है।